हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पेपर 2 एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट 2 से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहता हूं, जो प्रश्न आपको यूनिट 2 से संबंधित सारी अवधारणाओं को क्लियर करती है। और यह प्रश्न पत्र भी आपको 2018 की जुलाई का है और इसी प्रश्न पत्र से हम सारे यूनिट के टोटल प्रश्नों का हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पेपर 2 के अंतर्गत पेपर 2 एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट 2 के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से पढ़ना है कि शिक्षा का इतिहास और शिक्षा का आधुनिक गतिविधि, साथ ही राजनीतिक और अर्थशास्त्र के अध्ययन, शिक्षा के राजनीतिक और अर्थशास्त्र के अध्ययन को भी हम पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट हमारा यूनिट 2 के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य होता है। दोस्तों, आधुनिकीकरण का अर्थ होता है कि पूर्व से जो स्टाइल, शैली, पद्धति आपके पास आती जा रही है उसके साथ ही नए आधुनिक तकनीक इत्यादि का समायोजन। तो आधुनिकीकरण का मूल तात्पर्य जो है शिक्षा में भी वो विद्यमान आवश्यकताओं तथा एवं जीवन शैलियों के संदर्भ में अनुकूलन की प्रक्रिया है। ऐसे आप आंसर नंबर डी, आप क्वेश्चन नंबर 11 जो यूनिट 2 से रिलेटेड है, इसके आंसर नंबर 4 को आप देख सकते हैं कि आधुनिकीकरण का मूल तात्पर्य है विद्यमान आवश्यकताओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में अनुकूलन की प्रक्रिया, ना कि परंपरा और परंपरागत जीवन शैली का विलगाव अर्थात बंटवारा। ऑप्शन नंबर 3, ना कि प्रचलित फैशन तथा रहन सहन के ढंगों का अनुवर्तन, ना ही पाश्चात्य जीवन शैली की ओर हस्तांतरण। ओनली वन पाश्चात्य जीवन शैली की ओर हस्तांतरण नहीं, बल्कि उसके साथ पूर्व की शैलियों का समायोजन भी आधुनिकीकरण का मूल तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यूनिट 2 के अंतर्गत। आप यूनिट 2 के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आप देख सकते हैं इसे कि भारत में निम्नलिखित में से किन कारकों का सम्मिलित शिक्षा की प्रगति में मंदित करता है। आप देखिए इसे कि भारत में निम्नलिखित में से किन कारकों का सम्मिश्र शिक्षा की प्रगति का मंदित करता है, अर्थात कौन कौन से कारक है जो शिक्षा की प्रगति को रोकता है। वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 के फर्स्ट में क्षेत्रीयता अर्थात क्षेत्रवाद, और ऑप्शन नंबर 4 के ही 4 आप अर्थात निर्जातीयता, और ऑप्शन नंबर 5 शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम बल देना, और ऑप्शन नंबर 6 अर्थात विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी की संसाधनों की कमी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम्मिलित रूप से शिक्षा को रोकने वाले यही घटक हैं, जो क्षेत्रवाद है, निर्जातीयता है, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम बल देना है, एवं विद्यालयों में आईसीटी की उपलब्धता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो यूनिट 2 से रिलेटेड ही है कि सामाजिक गतिशीलता का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो सामाजिक गतिशीलता का मुख्य उदाहरण जो है वो यही है कि दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को ये मुख्य रूप से आंसर नंबर 4 होगा। जो सामाजिक गतिशीलता का निम्नलिखित उदाहरण यही है कि भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना। सामाजिक गतिशीलता, तो सामाजिक गतिशीलता समाज की गतिशीलता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भारतीय सेना में खास करके ग्रामीण युवकों की नियुक्ति को विशेष बल दिया गया है, या ग्रामीण युवकों द्वारा भारतीय सेना में कुछ अधिक ही सहयोग को जताया गया है। यह कहीं ना कहीं सामाजिक गतिशीलता को स्पष्ट करती है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का निहितार्थ क्या है। जो शैक्षिक अवसर है उसकी समानता में जो निहितार्थ अवधारणा है वो क्या है, वो ये है 14 का आंसर नंबर 3 है आंसर कि विद्यार्थियों को अधिकाधिक विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि शैक्षिक अवसर की अपॉर्चुनिटी की संख्याएं बढ़ जाएगी और यह सभी के लिए समान रूप से खुल जाएगी। अर्थात विद्यार्थियों को अधिक से अधिक विषय को सीखना चाहिए और उसे सीखने में प्रोत्साहित जताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा सम्मिलित भारतीय समाज के अंतर्गत संविधान संवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान संवर्ग को कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, इसके लिए आप आंसर नंबर 1 देख सकते हैं। 1 में है आपको जनजातियां एवं मलिन बस्ती में निवास करने वाले लोग एवं संविदाकृत श्रमिक तथा अनुसूचित जातियां, अर्थात सम्मिश्रित भारतीय समाज के अंतर्गत सुविधा वांछित अर्थात सुविधा के वंचित मतलब सुविधा से अलग संवर्गों की प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें मुख्य
भूमिका किसकी होती है, तो ये है जनजातियों की। अर्थात जनजातियां जो है भारतीय समाज के अंतर्गत सुविधा वंचित संवर्ग के अंतर्गत आते हैं, और मलिन बस्ती निवासी और संविदा कर्मी, श्रमिक एवं अनुसूचित जनजातियां। तो इस तरह से हमारा आंसर नंबर 1 होता है, जो यूनिट 2 के इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से हमें बतला रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, जो आपका यूनिट 2 से ही रिलेटेड है। यह है कि निम्न में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर जोर देता है। तो शारीरिक आयाम पर जो जोर देता है वो है हमारा अधिगम की वृद्धि की अवधारणा। जो वृद्धि होती है उसका जो कॉन्सेप्ट वही हमारे शारीरिक आयाम पर जोर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर की वृद्धि की बात कर रही है, ना विकासात्मक होता है, ना परिवर्तनात्मक होता है, ना अधिगम होता है, बल्कि मुख्य रूप से वृद्धि पे के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होता है। सो आई कैन से टू शारीरिक आयाम पर जोर देने वाले वृद्धि के अवधारणा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आप देख सकते हैं यह भी सभी सारे क्वेश्चन इस यूनिट से यूनिट 1 to 10 सारे यूनिट के जो भी क्वेश्चन हम पेपर 2 के लिए ले रहे हैं, यह हमारा 2018 के जुलाई में पूछे हुए प्रश्न हैं। आप लोगों में से किन्हीं के पास होगा तो आप वहां से देख सकते हैं, अन्यथा इन प्रश्नों को हम PDF के रूप में बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रहे हैं, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे जो भी प्रदत्त सूची दी हुई है, जो भी प्रदत्त सूची दी हुई है नीचे, उसको सही अनुक्रम में सजाना है कूट के रूप में। तो इसके लिए आप आंसर नंबर 4 देख सकते हैं। 4 में है 2, अर्थात पहले हम समस्या का साक्षात्कार करेंगे, उसके बाद 1 समस्या का विश्लेषण करेंगे, फिर समस्या के अंतर को देखेंगे, और फिर समस्या का समान और विभिन्न अंशों के अमूर्तीकरण प्रस्तुत करेंगे, और लास्टली जो है हमारा वो होगा क्रांतिक विशेषताओं का अवबोधन। अर्थात पहले समस्या का साक्षात्कार 2, और पुनः समस्या का विश्लेषण, समस्या का साक्षात्कार, उसके बाद समस्या का विश्लेषण, और उसके बाद समस्या समान अंशों की पहचान 3, और उसके बाद अंतर को देखना 4, और उसके बाद समान एवं श्रमिक भिन्न अंशों की अमूर्तीकरण 5, और लास्टली जो है हमारा वो 6 होगा, जो क्रांतिक विशेषताओं का अवबोधन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन में प्रभाविता सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थी में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो उसके कौन से पक्ष को अधिकाधिक महत्व रखने के लिए कहती है। तो ये पक्ष है विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। जब विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक रूप से संपूर्ण होंगे, अच्छे विचारधारा, अच्छी सोच विचार के होंगे, तो ही उसकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का विकास होगा, शैक्षणिक कार्यक्रम का विकास होगा, शिक्षा का उस पर प्रभाव होगा, और विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को हमें मिलेगी। तो इस तरह से जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम के आयोजन में जो भी प्रभावी सुनिश्चित करने वाले विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता है, वो यही है कि विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं ये सब की अपनी अलग अलग होती है, और सब अपने इसी रूप में अपना विकास करने के काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिट 2 के अंतर्गत भी लगभग 10 क्वेश्चन, जो 10 तो नहीं है, शायद 9 है, इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं यूनिट 2 को सारे प्रश्नों को अब समाप्त कर रहा हूँ। यूनिट 2 से जो शिक्षा का इतिहास, राजनीतिक और अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई जो भी बिंदु है, जो भी वीडियो है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लें और वहां जाके सारी वीडियो को देख लें, और इस वीडियो को भी देखें। इससे आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से कंप्लीट करने से आपका JRF कंप्लीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे पास और लगातार बने रहिए, ताकि आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाए और सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो। और इस तरह से हम आज का यह यूनिट 2 यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।